गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। कल की क्लास में आप लोग थे तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमने फिजियोलॉजी का एक चैप्टर स्टार्ट किया है। ठीक है। हमने कहाँ से स्टार्ट किया है? डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट किया है, बिकॉज आप लोगों को वो भी सीखना है। ठीक है। फिजियोलॉजी का बेसिक पोर्शन आपके कोर्स का पार्ट है। तो मैं एक बार सिंपल से गो थ्रू करती हूँ। ठीक है। पहले हमने क्या देखा था कि फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। ठीक है। तो हमने ये देखा कि वो दो पार्ट से मिलकर बना है। किन किन चीजों से? एक होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और एक होता है एलिमेंट्री कैनाल। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को ही एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इसके साथ जो एसेसरी ऑर्गन्स हैं वो मिलके हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसको हम शॉर्ट में जीआईटी भी बोलते हैं, वो बनाता है। ठीक है। फिर एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है हम लोगों ने देखा था। माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल एंड लार्ज बोथ। ठीक है। और एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में क्या क्या आता है? तो एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में टीथ, टंग, गॉल ब्लैडर, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पेंक्रियाज, ये चीजें आती हैं। ठीक है। फिर डाइजेशन होता क्या है, ये हमने देखा था कि डाइजेशन क्या होता है कि बड़े बड़े खाने के टुकड़ों को जो हमारी बॉडी में इनसॉल्युबल है, घुल नहीं सकते या जिनको एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता, ऐसे मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके सॉल्युबल सब्सटेंसेस में, सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस में तोड़ना, जो इजीली ब्लड में एब्जॉर्ब किए जा सके और सारे शरीर को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सके, उसे हम उस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने आगे क्या देखा था? हमने आगे देखा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है। तो हमने बेसिक 5 फंक्शन देखे थे: इंजेशन, प्रोपल्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड डेफिकेशन। इंजेशन मतलब खाने को जब हम पेट के अंदर लेते हैं, खाते हैं, टेकिंग फूड इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इसको हम इंजेशन बोलते हैं। ठीक है। प्रोपल्शन क्या होता है? जब हम खाना गटकते हैं नीचे, और गटकने के बाद में पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू ये खाना हमारे मुंह से होता हुआ, गर्दन से, ईसोफेगस से होता हुआ, इंटेस्टाइन और स्टमक और इंटेस्टाइन से होता हुआ शरीर में जाता है। तो इसे हम कहते हैं प्रोपल्शन। उसके बाद होता है डाइजेशन। डाइजेशन जो है वो प्रोसेस क्या है? तो डाइजेशन में क्या होता है? दो तरह की चीजें होती हैं। एक होता है मैकेनिकल प्रोसेस, एक होता है केमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल में जब हम दांत से उसको चबाते हैं, या पेट में जब वो हमारा चर्न होता है, घूमता है, मिक्स होता है, ठीक है, उसको, वो एक प्रोसेस हो गया मैकेनिकल। और केमिकल क्या होता है? तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो खाने को पचाने में मदद करते हैं। तो ये सब चीजों से जब वो मिलता है तो केमिकली वो कैटाबॉलिकली ब्रेक डाउन होता है। ठीक है। उसके बाद चौथा क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। तो अब क्या हो गया? पहले इंजेशन हो गया, आपने खा लिया। प्रोपल्शन हो गया, जो जिसके थ्रू खाना पेट तक पहुंच गया। डाइजेशन हो गया, जिसके थ्रू खाना पच गया। अब उसके बाद क्या बचा? खाना पच गया तो अब एब्जॉर्प्शन की बारी आई। एब्जॉर्प्शन मतलब सोखना। तो जितना भी न्यूट्रिएंट है जीआई ट्रैक्ट में, उसको सोख के ब्लड में लेकर आया जाता है। और उसके बाद जो बचा हुआ है, जो जो सॉलिड वेस्ट आपका डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जो न्यूट्रिएंट्स निकालने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा है, वो डेफिकेशन में आ जाता है। डेफिकेशन मतलब उसको हमने शरीर से बाहर फेंक दिया। ठीक है। अब हिस्टोलॉजिकली क्या होता है? हिस्टोलॉजिकल एलिमेंट्स क्या है? तो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जब आप एक वायर, आप कोई भी बिजली का तार ले लीजिए, जैसा वो तार होता है, तो तार में क्या होता है? बहुत सारी लेयर होती है ना। सबसे पहले ऊपर काले रंग की एक कवरिंग होती है, जब उसको छीलो तो उसके अंदर जाली जाली सी होती है, सिल्वर पतले पतले थ्रेड की। फिर उसको छीलो तो उसके अंदर एक और रबड़ की कोटिंग होती है। फिर उसको छीलो तो उसके अंदर एक कॉपर का वायर आपको मिलता है। इसी तरह से हमारा जो ल्यूमेन है, एलिमेंट्री कैनाल है, वो उसका आप समझ लीजिए वो एक पाइप की तरह है। और उस पाइप, वो पाइप अंदर से खोखला है, और वो पाइप बना किस चीज से है? तो वो 4 चीजों से मिलकर बना है। सबसे अंदर वाली लेयर को कहते हैं म्यूकस, म्यूकोसा। जो आप देखिए डायग्राम में नीचे आपको दिख रहा है, म्यूकोसा। उसके जस्ट ऊपर वाली लेयर को हम कहते हैं सब म्यूकोसा। उसके ऊपर वाली लेयर को हम कहते हैं मस्कुलरिस लेयर, और उसके ऊपर वाली लेयर को हम कहते हैं सेरोसा लेयर। ठीक है। मैंने हर लेयर के क्या फंक्शन होते हैं, वो किससे बनी हुई होती है, ये मैंने आपको कल की क्लास में समझा दिया था। ठीक है। उसके बाद अब हमने शुरू किया था कि एक एक जो चीज है, एक एक अलग अलग जो हमारे कॉम्पोजिशंस हैं जीआई ट्रैक के, उनको हम इलेबोरेटली पढ़ेंगे। तो अभी इस पेज तक किसी को कोई डाउट हो तो अभी क्लियर कर ले, फिर हम तुरंत उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है। देख लीजिए इस पेज में, अभी अब किसी को भी डाउट हो, जो हमने 2 पेजेस अभी देखे हैं, इनमें अभी किसी को डाउट हो तो अभी पूछ ले, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट है?
सपना, शिवम, सोनल, किसी को डाउट है? कि हाँ या ना में जवाब दीजिए, अगर डाउट है तो हम नो मैम। डाउट क्लियर करेंगे, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, ठीक है। ओके, तो फिर मैं मान लेती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया है, हम अब आगे बढ़ते हैं। फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में सबसे पहली चीज क्या होती है? सलाइवा होता है। ठीक है। सलाइवा मतलब हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिन जो सलाइवा को निकालते हैं, जो थूक हमारी बनती है कहते हैं, वो जो है सलाइवा है। अब सलाइवा कितने कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं? तो सलाइवरी ग्लैंड्स तीन होते हैं। जब आपने फर्स्ट पेज पे जो डायग्राम लिखा दिखा है उसमें देखिए सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पर राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर लिखा हुआ है सलाइवरी ग्लैंड, और उसी ग्लैंड में आगे देखिए तीन जगह पर मार्किंग है। ठीक है। तो तीन जगह पर मार्किंग है, मतलब तीन के जो आपको दिख रहे हैं, एक जीभ के नीचे, एक थोड़ा उसके नीचे और एक साइड में, ये तीनों ग्लैंड है। ठीक है। तो तीन टाइप के सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, कौन कौन से ये भी हम आगे देखेंगे। अब सलाइवरी ग्लैंड तीन पेयर हो गए। पहला है पैरोटिड ग्लैंड, ये लार्ज ग्लैंड होते हैं जो कान के पास में एंटीरियर साइड ऑफ ईयर पे प्रेजेंट होते हैं। एक होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, एक होता है स्मॉल सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल मतलब जीभ के नीचे, लिंगुअल जो वर्ड है वो जीभ के लिए इस्तेमाल होता है, तो सबलिंगुअल मतलब जीभ के नीचे। उसके बाद है कि सलाइवा जो है, अब आप लोगों ने कभी सोचा है कि हमारा शरीर हमारा मुंह एक दिन में कितना सलाइवा प्रोड्यूस कर देता है? क्योंकि जब भी आप बात करते हैं आपके मुंह में थूक बनती है, या जब आप खाना खाते हैं तो आप का मुंह जो है वो सलाइवा सेक्रीट करता है। तो अगर हम उसका देखें तो हमारी सलाइवरी ग्लैंड एक दिन में 1 से 1.5 लीटर सलाइवा सेक्रीट करते हैं। ठीक है। 1 से 1.5 लीटर सलाइवा सेक्रीट करते हैं, और उसमें से 25% जो है वो पैरोटिड ग्लैंड सेक्रीट करता है, 5% सबलिंगुअल, और 70% मतलब मोस्ट ऑफ द सलाइवा का अमाउंट जो है वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड सेक्रीट करता है। ठीक है। तो हाँ, कुछ किसी को डाउट है? किसी को कोई डाउट है? 11 बजे भेजा किसको है? कितने बजे की क्लास थी? 3 बजे की। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, कंपोजिशन ऑफ सलाइवा में क्या है, वाटर जो है वो 99% होता है। ठीक है। उसके अलावा इसमें बहुत सारी और भी चीजें होती हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, ठीक है, सोडियम, क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह, HCO3 जो है वो सब इसमें होता है। उसके अलावा बफर जो इसका होता है, पीएच, आप कोई बता सकता है कि सलाइवा का पीएच कितना होता है? तो सलाइवा देखिए मुंह में होता है, तो वो ना एसिडिक हो सकता है ना ही एल्कलाइन हो सकता है। तो सलाइवा का जो पीएच है वो 7 होता है। ठीक है, एकदम न्यूट्रल। उसके अलावा इसमें क्या होता है, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें एक एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, कौन सी? IgA एंटीबॉडी। और एंटीबॉडीज हम सब जानते हैं कि हमारे प्रोटेक्शन का काम करती है ना, फर्स्ट डिफेंस सिस्टम है हमारी बॉडी का। ठीक है। इसके अलावा इसमें लाइसोसाइम एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और इसमें वो भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में हेल्प करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट पचाने में हेल्प करते हैं, इसका मतलब हमारी बॉडी में जो डाइजेशन प्रोसेस है वो पेट में नहीं, मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हमारे मुंह में सलाइवा होता है, सलाइवा में ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम कर देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक डाउन होता है तो वो ग्लूकोज बनाता है। इसको समझने का एक सिंपल एग्जांपल मैंने कल की क्लास में बताया था कि जब भी आप रोटी खाएं तो क्या करें, रोटी को काफी देर तक चबाइए, सिर्फ रोटी। तो जब आप बहुत देर तक रोटी को चबाएंगे तो आपको मिठास, एक एक मिठास महसूस होगी मुंह में। वो मिठास क्या है? जब रोटी का कार्बोहाइड्रेट आप चबाते हैं, बहुत देर तक मुंह में रहता है, तो जो मुंह में सलाइवा में एंजाइम प्रेजेंट है वो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं, और ब्रेक डाउन करके वो उसको शुगर में कन्वर्ट करने लग जाते हैं, तो आपको वो मीठा लगता है। ठीक है। अब फंक्शंस ऑफ सलाइवा हमने कल देख ही लिया था कि इसमें बैक्टीरियासाइडल एजेंट्स होते हैं, तो ये मुंह को साफ साफ करने का काम करता है। swallowing में मदद करता है, क्योंकि ये गीला होता है तो ल्यूब्रिकेंट का काम करता है। ठीक है। उसके अलावा सलाइवा का पीएच जो है वो भी 7 होता है, तो ये गैस्ट्रिक के जितने भी एसिड्स हैं उसको भी न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से आपको सीने में जलन वगैरह होने की समस्या कम हो जाती है। ठीक है। और
जब सलाइवा सेक्रेट होता है तो ये टंग के मूवमेंट को, लिप्स के मूवमेंट को भी फैसिलिटेट करता है। मतलब अगर आपका मुंह सूखा होगा तो आप अच्छे से बोल भी नहीं पाएंगे, आपकी टंग भी अच्छे से मूव नहीं करेगी, तो उन चीजों में भी सलाइवा इफेक्टिव होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? फेरिंग्स। फेरिंग्स में क्या है? अब फेरिंग्स आप देखिए डायग्राम में, फेरिंग्स आपको पता चल जाएगा। फेरिंग्स जो है वो थ्रोट को ही दूसरे शब्दों में फेरिंग्स कह देते हैं। द थ्रोट और द फेरिंग्स इज अ पैसेज वे दैट कनेक्ट्स द ओरल एंड नेजल कैविटीज विद द ईसोफेगस। ठीक है, तो ये वो पैसेज वे है जो ईसोफेगस को और नेजल कैविटी को कनेक्ट करता है। तो नाक और मुंह को कनेक्ट करने वाली ये चीज है। और फेरिंग्स तीन टाइप के होते हैं: नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड हाइपोफेरिंग्स। ठीक है, नेजोफेरिंग्स मतलब नाक, नाक वाला एरिया, ओरोफेरिंग्स मतलब मुंह वाला एरिया, एंड हाइपोफेरिंग्स उसके ऊपर वाला। ठीक है, अब फेरिंग्स अभी आपको इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आ जाते हैं ईसोफेगस के ऊपर। ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब है जो लैरिंजोफेरिंग्स से स्टमक तक जाता है। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि खाना जो है वो मुंह से पेट में इसी पाइप के थ्रू नीचे उतरता है। ठीक है, और ये पाइप जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? तो मीडिया स्टाइनम एंड डायफ्राम से होता हुआ ये नीचे जाता है। तो मीडिया स्टाइनम क्या है और डायफ्राम? तो डायफ्राम तो आप सबको पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम जो है वो ऊपर नीचे होता है। और डायफ्राम का काम क्या होता है? सेपरेट करता है लंग और स्टम, जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है उनको। तो डायफ्राम के बीच में एक छोटा सा होल होता है, ये पाइप उस होल से पास करके नीचे चला जाता है, और स्टमक जो है वो डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होता है। उसके बाद इसको गार्ड कौन करता है? तो इसको गार्ड करता है गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर्स, इसमें होते हैं जो इसको गार्ड करते हैं। अब आ जाते हैं स्टमक पे। तो स्टमक, अब आप देखिए जो मैंने अभी आपको बताया कि जो ईसोफेगस है वो पाइप होता हुआ, गले से होता हुआ, चेस्ट से होता हुआ, डायफ्राम के छोटे से एरिया से नीचे उतर आता है और ये स्टमक से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो स्टमक जो है वो डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? अपर लेफ्ट रीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। सब लोग अपने लेफ्ट हैंड की साइड पे देखेंगे तो अपर लेफ्ट रीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, तो लेफ्ट हैंड की साइड में ऊपर की तरफ। ठीक है, चेस्ट जहाँ पे आपकी रिब्स खत्म हो रही है उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो वहां आपका स्टमक होता है। फंक्शंस ऑफ स्टमक क्या है? सबसे पहले ये खाना रिसीव करने का काम करता है, ईसोफेगस से खाना रिसीव करने का काम करता है। दूसरा, स्टमक के अंदर बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, तो खाने को गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स करना ये भी स्टमक का काम होता है। ठीक है, ये स्टमक में प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, एंड फूड जो है वो यहाँ से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करता है। द बिगनिंग पोर्शन ऑफ द स्टमक दैट इज अटैच्ड टू द इसोफेगस इज कॉल्ड कार्डियक रीजन। अब आप ये चीज ध्यान से सुनिए, जो इसोफेगस से अटैच, स्टमक का जो पोर्शन इसोफेगस से अटैच हो रहा है, ठीक है, जो ओपनिंग आपको ऊपर दिखाई दे रही है पेट में, वो उसे हम कार्डियक रीजन बोलते हैं। ठीक है, और फिर एक फंडस रीजन होता है, एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसको हम बॉडी बोलते हैं। ठीक है, और नीचे उसके बाद पाइलोरिक रीजन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस हैं स्टमक के। अब आपको क्या ध्यान रखना है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में ध्यान रखना है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होते हैं? सबसे पहले गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते कहाँ है? तो जो हमारा फंडस, अब आप ऊपर वाला डायग्राम ध्यान से देखिए, इन्होंने इसमें डिफरेंशिएशन बताया हुआ है। देखिए, ईसोफेगस जहां से स्टमक पे अटैच हो रहा है उसे कहा है ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है, उसके अलावा जहां से स्टमक इंटेस्टाइन से अटैच हो रहा है इसे उन्होंने कहा है पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, जो ग्लैंड है वो पेट में प्रेजेंट होते हैं, और उन ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं? तो इसमें म्यूकस सेल होता है, पेराइटल सेल होते हैं, चीफ सेल होते हैं, जी सेल होते हैं और डी सेल होते हैं। अब आपको इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं और हर सेल का अपना अपना अलग अलग काम होता है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है पेराइटल सेल का, क्योंकि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टमक को एसिड एसिड बना देता है ना पेट में, जो हम कहते हैं पेट में एसिड प्रेजेंट होता है, तो ये एसिड कौन सेक्रेट करता है? पेराइटल सेल सेक्रेट करते हैं। ठीक है, और म्यूकस सेल्स का क्या काम होता है? तो ये एल्कलाइन म्यूकोसा बनाता है, म्यूकस बनाता है, और इस म्यूकस का क्या काम होता है कि पेट में एसिड जो बन रहा है वो पेट की जो दीवार है वहां उसको टच ना करे, क्योंकि एसिड आप सबको पता है जहां पे भी टच करेगा उसको गला देता है। ठीक है, उसको गला देता है, गलाने के बाद क्या करता है?
वहां पे अल्सर फॉर्म होने लग जाएगा, घाव बन जाएगा। तो घाव से बचाने के लिए देखिए कितना अच्छा मैकेनिज्म है कि पेट में ही HCl भी बन रहा है, और पेट में ही ऐसा सब्सटेंस बन रहा है जो स्टमक की वॉल्स है उनको एसिड से बचाने का काम करता है। ठीक है। उसके अलावा म्यूकस सेल हो गए, पेराइटल सेल हो गए, देन चीफ सेल्स। चीफ सेल्स क्या करते हैं? चीफ सेल्स का काम होता है पेप्सिनोजन एंजाइम प्रिपेयर करना। पेप्सिनोजन एंजाइम क्या क्या काम होता है? ये पेप्सिन, अभी आप आगे पढ़ेंगे तब मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगी, अभी आप बस इतना याद रख लीजिए कि ये सेल्स हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं। जी सेल्स क्या करते हैं? ये गैस्ट्रिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। और डी सेल्स का क्या काम होता है? सोमैटोस्टैटिन हार्मोन सेक्रेट करने का। ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम है? द स्मॉल इंटेस्टाइन और द स्मॉल बवल इज एन ऑर्गन इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट वेयर द मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैपन। इसका मतलब पेट में हमारा खाना नहीं ज्यादा पचता है, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन जो न्यूट्रिएंट्स का होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है। किस चीज का एब्जॉर्प्शन? तो सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स जो हम फूड से मिलते हैं उनका एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और पैनक्रियाटिक, अब पैनक्रियाज भी इसी के पास होती है, यहाँ पे ज्वाइन करती है, तो पैनक्रियाटिक डक्ट से बाइल और पैनक्रियाटिक जूसेस भी स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं और ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और ईलियम। ठीक है। ड्यूडेनम कौन सा पार्ट होता है? सबसे छोटा पार्ट, स्टार्टिंग का पार्ट जो है वो ड्यूडेनम होता है। फिर प्रिपरेशन फॉर एब्जॉर्प्शन थ्रू स्मॉल फिगर लाइक लम्स कॉल्ड विलाई। ठीक है। तो इसमें विलाईज प्रेजेंट होती है, छोटी छोटी उंगली के जैसे अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम विलाईज बोलते हैं। ठीक है। और उसके बाद में आता है जेजुनम पोर्शन। इसमें इसका स्पेशलाइजेशन क्या होता है कि जितने भी स्मॉल न्यूट्रिएंट पार्टिकल्स हैं, है ना, जो पहले से डाइजेस्ट हो चुके हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेना। ओके। ठीक है। तो अभी आप एक सेकेंड रुकिए, मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, उसमें उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि कौन सा पोर्शन। इसमें आपको आवाज आ रही है, वीडियो की आवाज आ रही थी जो अभी मैंने वीडियो अभी प्ले किया है। सपना, जो वीडियो अभी मैंने प्ले किया था उसकी आपको आवाज आ रही है?
आप लोगों को आवाज आ रही है क्या वीडियो की? क्योंकि मैं सुन नहीं पा रही हूँ, इसलिए आप लोगों से पूछ रही हूँ। सपना, कैन यू हियर द वीडियोस ऑडियो? वीडियो में से आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? ठीक है, आई थिंक वीडियो प्ले करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगी। तब तक फिर हम थ्योरी देख लेते हैं, ठीक है? अब लार्ज इंटेस्टाइन का काम देखते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन आर ऑल्सो नोन एज लार्ज बबल, ठीक है? उनको बड़ा लार्ज बबल भी बोलते हैं या बड़ी अंतड़ियां भी बोलते हैं हिंदी में। इनका क्या काम होता है? तो सबसे पहले इनका काम होता है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की लास्ट पार्ट है, इसलिए सबसे ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो यहाँ पर होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर चुका है। अब वाटर कंटेंट जितना भी बॉडी से बाहर निकल रहा है वो उसको रीअब्सॉर्ब करने का काम यहाँ पे होता है, ठीक है? द रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल जो है उसको फीसेस के फॉर्म में वहीं पे स्टोर कर लिया जाता है, और जब एक लिमिट से ज्यादा फीसेस स्टोर हो जाता है तो इंसान को मोशन लगता है और वो उसको बाहर फेंक देता है, ठीक है? The colon is the largest portion of large intestine. So many mentions that large intestine and colon have similarities. ऐसे बोला है कि लार्जेस्ट पोर्शन, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का लार्जेस्ट पोर्शन जो है वो कोलोन है, ठीक है? और मोस्ट सोर्सेज डिफाइन कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है सीकम, कोलन, रेक्टम और एनल कैनाल से मिलके बना हुआ है। और कुछ लोग बोलते हैं कि एनल कैनाल जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है, एनल कैनाल अपना अलग पोर्शन है, ठीक है? तो दो से हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सीकम, कोलन, रेक्टम और एनल कैनाल चारों चीजें मिला के लार्ज इंटेस्टाइन बनती है, और कुछ लोग कहते हैं कि एनल कैनाल लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है, ठीक है? और कोलन जो है वो क्योंकि लार्जेस्ट पोर्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का, तो इसके भी डिवीजन है, इसके भी पार्ट है। तो तीन पार्ट होते हैं, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन, ठीक है? अब लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन होता है? तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन का काम तो 10% से भी कम होता है इसमें, लेकिन
जितना भी बॉडी में वाटर रीएब्जॉर्प्शन का काम है, बाइल सॉल्ट्स, विटामिन, है ना, ये सब जो रीएब्जॉर्प्शन का काम है, ये सब चीजें जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होती हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन जो है फीकल मैटर को बाहर निकालने के लिए प्रिपेयर कर देता है बॉडी को। क्या करता है? लार्ज इंटेस्टाइन प्रिपेयर्स फीकल मैटर फॉर इजेक्शन फ्रॉम द बॉडी। अब बैक्टीरिया इन कोलोन क्या करते हैं? वो तीन बैक्टीरिया इन कोलोन प्रोड्यूसेस 3 विटामिन। जो कोलोन के अंदर बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो विटामिन के, बायोटिन और विटामिन B5 का प्रोडक्शन करते हैं। अब एसेसरी ऑर्गन्स पे आ जाते हैं, तो एसेसरी ऑर्गन्स में हमारा आता है लिवर। ठीक है। लिवर क्या करता है? लिवर हमारा ऑर्गन है जो वर्टिब्रेट्स में ही मिलता है खाली। और जितना भी डिटॉक्सिफिकेशन का काम है वो सब लिवर के थ्रू होता है। लिवर प्रोटीन बनाने का काम भी करता है, बायोकेमिकल बनाने का काम भी करता है। ठीक है। जो ये सब चीजें किसके लिए काम करती है? ये सब चीजें डाइजेशन में भी हेल्प करती है। दूसरा, एक इंसान की ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फंक्शंस क्या है लिवर के? तो सबसे पहले तो बाइल को बनाना और बाइल का सेक्रीशन करना लिवर का काम है। न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन का मेटाबॉलिज्म। ठीक है। और क्या क्या चीजें इनएक्टिवेटेड इनएक्टिवेटेड सम सब्सटेंसेस, क्या? तो टॉक्सिन, स्टेरॉइड या कोई और इस तरह का हार्मोन है तो उसको इनएक्टिवेट कर देता है। प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस करता है और इम्यूनिटी के लिए भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और जो आप जब भी लिवर का स्ट्रक्चर देखेंगे उसके नीचे आपको छोटा सा ग्रीन कलर का और स्ट्रक्चर मिल जाएगा, गोल सा। उसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। ठीक है। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है स्टोर करना बाइल को। तो सब बाइल बन कहाँ जाता है? बाइल बन जाता है लिवर के अंदर। और ये स्टोर कहाँ होता है? ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। स्टोर होने के बाद ये वापस से सेक्रीट कहाँ से होता है? तो ये वापस से सेक्रीट भी लिवर से ही होता है। ठीक है। लेकिन स्टोरेज इसका कहाँ है? इसका स्टोरेज है गॉल ब्लैडर में। अब जब भी आपने सुना होगा कि पीलिया हो जाता है, तो पीलिया होना क्या होता है? जब भी कॉमन हेपेटिक बाइल डक्ट या डूडनम जो है, जहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट होती है, वहां पे अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो क्या होता है? ये बाइल जूस जो है वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता। बाहर नहीं निकल पाता तो ये बॉडी के अंदर अंदर ही रहने लग जाता है। और जिसकी वजह से स्किन के नीचे जमा हो जाता है और इंसान को पीला पीला दिखाने लग जाता है। ठीक है। अब बाइल का क्या फंक्शन होता है? तो बाइल जो है वो येलो ग्रीन कलर का वाटरी सब्सटेंस होता है। इसके अंदर बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स, कोलेस्ट्रॉल, है ना, वेरियस इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब चीजें प्रेजेंट होती हैं। और ये क्या काम करता है? तो ये फैट को पचाने में मदद करता है। तो देखिए, जब भी आपने मुंह में देखा कि सलाइवा में कार्बोहाइड्रेट को पचाने के सब्सटेंस होते हैं। प्रोटीन का जो एब्जॉर्प्शन है वो पेट में और इंटेस्टाइन में हो जाता है, लेकिन अभी तक फैट की कहीं बात नहीं आई थी। फैट की बात नहीं आई थी, मतलब आप खाते तो फैट भी है साथ में, है ना। जब भी आप पूड़ी खा रहे हैं या कोई सब्जी खा रहे हैं, साथ में ऑयल तो जाता ही है पेट के अंदर। तो ये कब पचता है? तो इसको पचाने के लिए बॉडी में एक स्पेशल चीज होती है जिसको हम बाइल बोलते हैं। तो ये बाइल का काम होता है ब्रेक फैट को ब्रेक डाउन करना। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। तो फैट को जो ब्रेक डाउन करने का प्रोसेस है उसे इमल्सिफिकेशन कहते हैं। अब आ जाते हैं अनदर एसेसरी ऑर्गन, दैट इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या होता है? पैनक्रियाज इज अ ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है और एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है पैनक्रियाज। ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही फंक्शन करता है। और ये इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, मेनली काम जो है वो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना है। ठीक है। क्योंकि पैनक्रियास से क्या निकलता है? इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टैटिन, इस तरह के हार्मोन निकलते हैं जो हमारी बॉडी में शुगर को पचाने का काम करते हैं। ठीक है। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि शुगर को मेंटेन, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखने का काम कौन सा ऑर्गन करता है, आपको बताना है कि ये काम पैनक्रियास का होता है, क्योंकि पैनक्रियास जो है वो इंसुलिन सेक्रीट करती है। तो जब भी किसी पेशेंट को डायबिटीज होती है, डायबिटीज होने के दो कारण हो सकते हैं। एक कारण है कि पैनक्रियास से इंसुलिन ही जो है उतना अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो रहा कि आपके बॉडी के ब्लड शुगर को मेंटेन कर सके। ठीक है। एक रीजन तो ये हो गया कि इंसुलिन ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा। दूसरा रीजन क्या होता है? दूसरा रीजन ये होता है कि इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रहा है। जब आप पैनक्रियास को टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, तो इंसुलिन तो बराबर बराबर निकल रहा है, इंसुलिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये इंसुलिन जहां जहां जाके एब्जॉर्ब होना चाहिए, है ना, जहां जाके इसको काम करना चाहिए शुगर के कंटेंट्स पे, वहां पहुंच के ये काम नहीं कर पा रहा है। तो दो रीजन होते हैं, एक होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज,
एक होता है इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज। तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मतलब कि इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट है कि इंसुलिन प्रोड्यूस हो जाएगी तो डायबिटीज नहीं रहेगी, और नहीं तो डायबिटीज बनी रहेगी। और एक होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वाले केस में क्या होता है कि इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज में इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो तो प्रॉपर हो रहा है, लेकिन जिस सेल पे जाके वो इंसुलिन अटैच होता है, ये जब हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, मैं आपको सब पढ़ाऊंगी। तो जहाँ पे एक एक सेल पर एक रिसेप्टर सेल्स होते हैं, वो जाके इंसुलिन उन पे जाके अटैच हो जाता है। अगर वो अटैच हो गया तब तो वो शुगर को मेंटेन कर देता है, लेकिन कई केसेस में क्या होता है वो रिसेप्टर सेल्स ही खराब हो जाते हैं, तो इंसुलिन जो है उनके ऊपर जाके अटैच नहीं हो पाता है। तो अब इंसुलिन तो बॉडी में बहुत है, लेकिन इंसुलिन को जहाँ काम करना चाहिए उस रूम में उसको घुसने नहीं दिया जा रहा है। तो वो इंसुलिन बॉडी में रहता है, रहने के बाद वो बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट की तरह घूमता रहता है, और उसके बाद वो उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है, लेकिन उसका जो काम है वो प्रॉपर काम परफॉर्म नहीं हो पाता है। अब आ जाते हैं एक्सोक्राइन टिश्यू, पैनक्रियाटिक एसिनिन। ठीक है, ये क्या होता है, एक्सोक्राइन टिश्यूज जो है वो पैनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। और जब पेट से हमारा खाना निकल के आता है तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो खाना जो है वो